हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। आज का मेरा लेक्चर एमकॉम 4th सेमेस्टर के लिए है, जिसमें सब्जेक्ट है मेरा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। इसमें मैं आपको यूनिट 5 के बारे में बताऊँगी, जिसमें टॉपिक है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, मतलब कि भौतिक वितरण प्रबंध। इसका ये पार्ट 2 है, लेक्चर 2 है, जिसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि भौतिक वितरण प्रणाली क्या होता है और उसका विपणन जगत में क्या भूमिका है और उसके उत्तरदायित्व कौन व्यक्ति होते हैं और भौतिक वितरण का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसके बारे में मैंने जो है आप लोगों को बताया था। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में जो है अपन देखेंगे कि भौतिक वितरण प्रणाली जो होती है उसमें वितरण माध्यम से उसका क्या संबंध है। क्योंकि देखिए, ये अपन 5 यूनिट में पढ़ रहे हैं। इस 5 यूनिट में अपन ने पहले के लेक्चर में मैंने जो है आपको होलसेलर और रिटेलर क्या होता है और वितरण माध्यम क्या होता है इसके बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत आज जो अपन भौतिक वितरण को भी पढ़ रहे हैं, ये भी आपको यूनिट 5 का ही पार्ट है। और ये भौतिक वितरण जो है ये वितरण माध्यम का ही एक संसाधन है, जिसके अंतर्गत इसका संबंध क्या है वितरण के माध्यम से, उसको अपन समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आप लोगों को फिर से जो है वितरण माध्यम का मीनिंग बता देती हूँ कि जो वितरण माध्यम होता है उसका मतलब क्या है। तो वितरण माध्यम मतलब ये होता है कि वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं को पहुंचने के बीच जितने जो चैनल्स आते हैं, जिससे जो है उपभोक्ताओं तक वस्तुएं जो पहुंचती है, वो वितरण माध्यम कहलाता है। और जो भौतिक वितरण होता है उसका मतलब ये होता है कि जो वस्तु है उसको क्या करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना भौतिक वितरण कहलाता है। तो भौतिक वितरण के अंतर्गत क्या है, सही वस्तु सही समय पर सही स्थान पर क्या करना, भेजना। तो जिसके लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो परिवहन है, भंडारण है, स्टॉक है और क्या करना, उसको स्टोर करके रखना, संग्रह करके रखना। इन सारी चीज़ों की जो है आवश्यकता होती है। इसको मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया है। तो आज अपन देखेंगे उसका वितरण माध्यम से क्या रिलेशन है, वितरण माध्यम के साथ उसका क्या संबंध है। तो देखिए, सबसे पहले जो है वितरण माध्यम और भौतिक वितरण का मीनिंग आप जान चुके हैं। तो भौतिक वितरण जो होता है उसकी नीति जो है वितरण माध्यम से संबंधित है। क्योंकि देखिए, कोई भी जो वस्तु है वो उत्पादन के बाद कहाँ किसके पास पहुँचेगी, उपभोग के पास, उपभोक्ता तक पहुँचेगी। उसके लिए अपने को किसकी आवश्यकता है, विपणन माध्यमों की क्या है, आवश्यकता है। विपणन माध्यम, वितरण माध्यमों की क्या है यहाँ पर आवश्यकता है, जिसके माध्यम से होते हुए क्या पहुँचेगी, वस्तु जो है उपभोक्ताओं तक पहुँचेगी। अब इसके लिए जो है निर्माता है और मध्यस्थ है, दोनों को क्या रखना पड़ेगा, स्टॉक रखना पड़ेगा। किनको किनको स्टॉक रखना पड़ेगा स्टूडेंट, निर्माता और मध्यस्थ दोनों को क्या करना पड़ेगा, स्टॉक रखना पड़ेगा। क्योंकि जो उपभोक्ताओं की जो आवश्यकता है उसकी वस्तुएं जो हैं उनको किससे मिलेगी, फुटकर विक्रेता से। फुटकर विक्रेता क्रय करेगा और माल किसको देगा, उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगा। और फुटकर विक्रेता माल किससे क्रय करेगा, थोक विक्रेता से। थोक विक्रेता किससे खरीदेगा, निर्माता से। तो जब उपभोक्ता वस्तुओं को जो क्रय करता है तो उसके लिए फुटकर विक्रेता को क्या करना पड़ता है, स्टॉक रखना पड़ता है। स्टॉक रखेगा तभी तो क्या है, वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगा। तो जो उपभोक्ता की आवश्यकता होती है वो कहाँ से पूरी होती है, फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता और निर्माता। ये तीनों ही माध्यम है, ये तीनों ही चैनल है, जिसके माध्यम से क्या होता है, उपभोक्ता की जो आवश्यकता है वो पूरी होती है। अब देखिए, स्टॉक जो रखता है, तो जब उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदता है, मान लो फुटकर विक्रेता है, उसका स्टॉक घटने लगता है तो किसको आदेश देगा, थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता किसको आदेश देगा, माल खरीदने के लिए, वो भी क्योंकि स्टॉक बना के रखता है थोक विक्रेता, वो माल खरीदने के लिए आदेश देगा निर्माता को।
तो ये जो क्रम है चलते रहता है, निर्माता थोक विक्रेता को देता है, थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता का, क्योंकि ये तीनों ही माध्यम हैं जिसके माध्यम से क्या करते हैं, माल जो है उपभोक्ताओं तक उपभोग के लिए क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो ये जो माध्यम है, वितरण माध्यम है, उसका जो भौतिक वितरण से क्या है, गहरा संबंध है। तो ये जो क्रम है वो क्या होगा, निरंतर चलते रहेगा। अब जब कभी भी जो है आदेश की पूर्ति की जाएगी तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, परिवहन की होगी, क्योंकि परिवहन के माध्यम से ही क्या होगा, माल पहुंचेगा। और दूसरी आवश्यकता किसकी होगी, भंडार की। भंडार की सुविधाओं का सहारा लेकर के वहाँ से माल जो है परिवहन के माध्यम से क्या पहुँचेगा, इन वितरण माध्यमों के पास पहुँचेगा। तो ये दोनों कार्य किसके हैं, भौतिक वितरण के कार्य है। तो कहा जा सकता है कि भौतिक वितरण जो है वो विपणन माध्यम से क्या है, उसका गहरा संबंध होता है। इन्हीं के माध्यम से जो है माल किन तक पहुंचता है, उपभोक्ताओं तक पहुंचता है, क्योंकि बहुत से निर्माता क्या करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का जो निर्माण है वो एक ही स्थान पर करते हैं। तो उसके लिए जो है उनको रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्टॉक की आवश्यकता पड़ती है। और स्टॉक के लिए जो है भंडार गृह होना चाहिए। तो जब जो है व्यापार बढ़ जाता है और माल को क्या करना है, जल्दी पहुंचाना है, तो उनको क्या है, अलग अलग जगहों पर भी क्या करना पड़ता है, अपना जो है स्थान जो है भंडार का स्थान जो है स्थापित करना पड़ता है, जहां से परिवहन साधनों के माध्यम से क्या है, विक्रेताओं तक क्या हो जाए, माल जो है पहुंच जाए। ये सभी बातें जो हैं वितरण माध्यम से क्या है, संबंधित है, जो वस्तुओं के भौतिक वितरण में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। अगर भौतिक वितरण की लागत बढ़ेगी तो उससे क्या होगी, वस्तु की लागत भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्रत्येक माध्यम जो है इस बात का प्रयत्न करता है कि लागत क्या आए, कम आए, क्योंकि इसके लिए बहुत से महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं उनको लेने पड़ते हैं, जिससे क्या होगा, लागत जो है कम आएगा। जैसे कि कितना स्टॉक रखना है, किस स्थान पर रखना है, किस समय तक रखना है, ये सारी बातें जो हैं विपणन से संबंधित है। तो जहाँ तक कहा जा सकता है कि भौतिक वितरण का जो है वितरण माध्यम से क्या है, दोनों से घनिष्ठ संबंध है। बिना जो है भौतिक वितरण के माध्यम के वस्तुएं जो है ग्राहकों तक नहीं पहुंच सकती। तो दोनों वस्तुओं को जो है अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में जो है सहायता करते हैं। इस कारण से दोनों में क्या है, गहरा संबंध है। तो भौतिक वितरण का विपणन माध्यम से संबंध है। इसके बाद ये देखते हैं स्टूडेंट कि जो भौतिक वितरण प्रणाली है उसका क्षेत्र कितना बड़ा है। आप ये तो जान चुके हैं कि दोनों के बीच गहरा संबंध है, और भौतिक वितरण प्रणाली है उसका क्षेत्र और उसके कौन कौन से कंटेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से जो सिस्टम है उसके बारे में अपन जानते हैं कि क्या सिस्टम है। तो देखिए भौतिक वितरण प्रणाली का जो क्षेत्र है उसके मैंने जो है डायग्राम बनाया है, जिसके माध्यम से आपको मैं समझाऊंगी कि कैसे जो है भौतिक वितरण जो है इसका जो है प्रणाली जो है उसका क्षेत्र कितना बड़ा है। तो क्या, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं भौतिक वितरण प्रणाली को जो है बहुत बड़ा मानते हैं, और उनके जो निर्माण है, क्योंकि उत्पादन से लेकर के क्या है उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के सारे जो कार्य हैं वो भौतिक वितरण के अंतर्गत आते हैं। तो उनमें जो निर्माण के लिए जो सामग्री है उसकी खोज करने से लेकर के अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। तो ये सारी चीज़ें जो वितरण की जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, इसके अंतर्गत आती है। तो वितरण माध्यम जो है उसका प्रबंध जो है भौतिक वितरण प्रणाली का क्या है, एक अंग है। जैसे मैंने आपको दोनों का जो है संबंध बताया है, कैसे वितरण माध्यमों का जो संबंध है वो मैंने आपको बताया है। उसी के माध्यम से जो है वितरण प्रणाली का एक अंग है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है वो वितरण माध्यम का जो प्रबंध है उसके अंतर्गत इसको शामिल नहीं करते। दोनों का जो निर्णय है, दोनों का जो संबंध है वो अलग अलग तरीके से है। तो जिससे कि जो है उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को जो है सेवा का स्तर भी बनाए रखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले के क्लास में बताया था, सेवा का स्तर
और जो सेवा की लागत, दोनों ही चीज़ों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो जो दोनों का जो रिलेशन है वो तो है ही है, साथ में लागतों को भी क्या करना है, कम करना है। तो भौतिक वितरण जो प्रणाली है उसके 11 क्रियाएं हैं। देखिए लाइन से अपन एक एक क्रियाओं को समझते हुए चलते हैं, इनकी 11 क्रियाओं को। सबसे पहला आप चित्र में देख रहे हैं कि भौतिक वितरण प्रणाली जो है बड़ा व्यापक है। इसमें जो है, इस प्रणाली में जो 11 क्रियाएं जो है सम्मिलित है। सबसे पहली जो क्रिया है, जो संपूर्ण प्रणाली है उसका जो है इन्वेंट्री प्रबंध क्रिया जो है, स्टॉक प्रबंध क्रिया है, इन्हीं पर जो है इसका जो है ध्यान केंद्रित है। देखिए ये जो स्टॉक प्रबंध है, ये जो स्टॉक प्रबंध की क्रिया है, इन्हीं पर जो है इसका ध्यान जो है ज़्यादा केंद्रित है। क्योंकि इसी से ही बाकी जो क्रियाएं हैं वो जुड़ रही है। तो जो स्टॉक प्रबंध है, जो स्टॉक प्रबंध की क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत जो है ग्राहक जो है वो अपना आदेश जो है और कंपनी के जो निर्माण की क्रिया है इनको क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं। आदेश के साथ साथ निर्माण की क्रिया को भी क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। ग्राहक से जो आदेश प्राप्त होता है, यहाँ पर क्या हुआ, ग्राहक से जो है आदेश प्राप्त होता है, उसको जो है स्टॉक के जो है नीचे स्तर पर क्या किया गया है, रखा गया है, जिससे जो निर्माण की जो कार्य है वो क्या है, उससे ऊंचा है। और जो निर्माण क्रिया है उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, कच्चे माल की आवश्यकता होगी, जिसमें जो है परिवहन प्राप्ति के द्वारा जो है इसकी क्या होगी, पूर्ति होगी। देखिए पैकेजिंग है, संयंत्र के भीतर जो भंडारण है, शिपिंग है और परिवहन है, और क्षेत्र का क्या करना, भंडारण करना, ये सारी जो कार्य है किसके अंतर्गत केंद्रित है, स्टॉक प्रबंध के अंतर्गत केंद्रित है। क्योंकि देखिए जो निर्मित उत्पाद है उसको जो है पैकेजिंग, फिर संयंत्र के भीतर जो उसका भंडारण करेंगे, फिर उसका शिपिंग करेंगे, फिर जो है परिवहन करेंगे, और जहाँ क्षेत्र में उसको क्या करना है, देना है, उसका भंडारण करना। ये सारी क्रियाएं जो ग्राहकों को की सुपुर्दगी और जो उनकी सेवा है उसके जो है अंतिम लक्ष्य तक क्या करते हैं, इसको पहुंचाते हैं। तो भौतिक प्रणाली की जो क्रिया है, ये सारी क्रिया जो है वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ये जो सारी क्रियाएं हैं वो क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। भौतिक वितरण प्रणाली जब जो है समस्त क्रिया का संचालन सही तरीके से होगा तभी क्या हो पाएगा, भौतिक वितरण का जो उद्देश्य है न्यूनतम लागत जो है इसका उद्देश्य है, इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो अधिकतम ग्राहक सेवा है और जो वितरण प्रणाली है, दोनों के बीच में क्या करना, संबंध स्थापित करना है। देखिए ग्राहकों की सेवा और आदेश दोनों के बीच में क्या करना, संबंध स्थापित करना, यही जो है इनका जो है क्या है, उद्देश्य है कि दोनों के बीच में कैसे संबंध स्थापित करेंगे। तो इनका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। तो भौतिक वितरण प्रणाली जो है इसको एक ही रूप में उसको समन्वित करना क्या है, आवश्यक है, तभी जो है अपन इसको इनकी क्रियाएं जो है पूरी हो पाएगी। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नियोजन से, आदेश, ग्राहक सेवा, ये सारी जो सेवाएं हैं वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं कि आदेश जो है उसके लिए भी स्टॉक की ज़रूरत है, प्राप्त होगा तो उसके लिए परिवहन है, पैकेजिंग है, भंडारण है, शिपिंग है, ये सारी चीज़ों के बिना जो है
वितरण का जो माध्यम है वो पूरा, भौतिक वितरण माध्यम जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसका मैनेज नहीं हो पाएगा। तो भौतिक वितरण प्रणाली का क्षेत्र जो है बहुत ही विस्तृत है। इसके बाद देखते हैं कि जो भौतिक वितरण व्यवस्था है उसको कौन कौन से तत्व जो है वो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से जो घटक है इसको जो है प्रभावित करते हैं। अगर अपन देखा जाए तो जो बाज़ार की जो आवश्यकता है उसको जो है निर्धारित करते हैं। तो कुछ अलग अलग जो कंपनी है उनकी जो बाज़ार की जो आवश्यकता है वो अलग अलग है, तो उनकी स्थिति के अनुसार जो है अलग अलग भी हो सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसे घटक हैं जो क्या करते हैं, कंपनियों को जो है भौतिक वितरण की व्यवस्था को निर्धारित करते हैं और उनको जो है प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला घटक है बाज़ार या मार्केट। बाज़ार या मार्केट जो है वो किसी भी, जैसे कि किसी भी कंपनी है उसका भौतिक वितरण व्यवस्था किसको प्रभावित करता है, बाज़ार को। सबसे पहला तत्व है बाज़ार का आकार। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो बड़े आकार वाला बाज़ार है, वो बहुत ही दूर है प्रोडक्ट को, जैसे बहुत ही दूर से भी जो है प्रोडक्ट को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके लिए जो परिवहन का माध्यम है वो उसका भी महत्व होता है, और जो वितरण सुविधाएं हैं वो जो है अन्य जो बाज़ार है उनके क्षेत्रों में जो है केंद्रित होती है, जहाँ पर जनसंख्या अधिक है, अच्छे उपभोक्ता वर्ग निवास करते हैं। तो ऐसे बाज़ार में जो है वितरण माध्यम की लागत जो है प्रति इकाई लागत को निश्चित कर सकती है। इसी प्रकार से जहाँ बाज़ार का आकार क्या है, छोटा है, वहाँ पर जो वितरण सुविधाएं हैं उसकी लागत है, उसकी मितव्ययिताओं को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बाज़ार का जो आकार है उसके आधार पर क्या होता है, भौतिक वितरण की व्यवस्था है वो डिसाइड होती है। उसके हिसाब से जो है परिवहन जो है और भंडारण जो है डिसाइड होता है। इसके बाद देखिए सेकंड जो है, सेकंड वितरण वाहिकाएँ हैं, सेकंड है प्रोडक्ट, मतलब कि उत्पाद। इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण घटक है वो उत्पाद है, ये जिसमें जो है वितरण की व्यवस्था को क्या करता है, निर्धारित करता है। क्योंकि प्रोडक्ट होता है उसमें कई विशेषताएं होती है। जैसे कोई वस्तु क्या होती है, मूल्य, उसकी मूल्य जो होता है वो कब अधिक होगा, जब जितना उसका लागत क्या होगी, अधिक आएगी, मूल्य कितना होगा, अधिक होगा। अगर मूल्य कम होगा तो स्टॉक लागत भी क्या आएगी, कम आएगी। इसके बाद है नाशवानता। कुछ वस्तु क्या होती है, नाशवान भी होती है। तो जो नाशवान वाली वस्तु है उसको क्या है, तुरंत बाज़ार में क्या करना पड़ता है, भेजना पड़ता है, भले उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो इसमें जो है नाशवान उत्पाद में जो है स्टॉक की रखने की समस्या क्या होती है, कम होती है, और परिवहन और उतार चढ़ाव की समस्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि कुछ वस्तुएं, जैसे मान लो कांच की वस्तुएं हैं, तो उसके अंतर्गत उसको जो है स्टोर करना, उसको परिवहन के माध्यम से भेजना, ये सारी चीज़ों में क्या आती है, लागत अधिक आती है। तो वस्तु के ऊपर भी, प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है भौतिक वितरण का, आप किस प्रकार से उसको जो है मैनेज करते हैं। ये जो है समस्या जो है भौतिक वितरण को जो है प्रभावित करती है। इसके बाद देखिए तीसरा है वितरण माध्यम, जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि मैंने आपको संबंध बताया ही है, दोनों में गहरा संबंध है। तो दोनों जो है एक दूसरे को जो है प्रभावित भी करते हैं, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि यदि जैसे कोई कंपनी है वो क्या करी, अपने प्रोडक्ट को भौतिक वितरण के लिए थोक व्यापारी की सेवाएं लेती है, तो बड़ी मात्रा में क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को भेज करके उसकी वितरण लागत को कम से कम कर सकते हैं। मान लो कोई जो थोक व्यापारी है वो ज़्यादा मात्रा में माल नहीं खरीदता है, और मान लो डायरेक्ट क्या करता है, उपभोक्ताओं को क्या करते हैं, माल विक्रय करते हैं। तो ऐसी दशा में जो है उनको स्टॉक भी रखना पड़ेगा, स्टोर करने की भी उनको आवश्यकता होगी, और अधिक से अधिक परिवहन लागत भी क्या करनी पड़ेगी, उनको वहन करनी पड़ेगी। क्योंकि जब जब बार बार माल भेजेंगे तो जो है लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद चौथा जो है संसाधन स्थिति, रिसोर्सेस पोजीशन भी जो है वितरण व्यवस्था को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।
जैसे कि कंपनी मान लो क्या चाहती है, रोकड़ प्रवाह लाना चाहती है, तो क्या करेगी, कम से कम स्टॉक रखेगी और परिवहन के माध्यम से क्या है, फटाफट क्या करेगी, माल भेजेगी और अपने प्रोडक्ट की मात्रा की तुलना में जो है भले वो ज़्यादा किराया भी क्या करेगी, देने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसके पास क्या है, संसाधनों की कमी है। संसाधन अगर कम होंगे तो जो है माल को क्या करना पड़ेगा, फटाफट भेजना पड़ेगा, स्टोर करने की जगह नहीं है, तो भले लागत अधिक आए लेकिन वो क्या करेगी, अपना जो है श्रम भी अधिक लगा करके उतार चढ़ाव प्रणाली का प्रयोग करके क्या करेगी, माल को जो है भेजने की तैयारी करेगी। तो इस प्रकार से ये चारों माध्यम जो है वो क्या करते हैं, भौतिक वितरण की व्यवस्था को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। परिवहन की लागत है, भंडार की लागत है, आदेश है, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो है संगठनात्मक जो उपलब्धता है वो भी इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसे भौतिक वितरण की सुविधाओं का जो ये 5वां घटक है, जिसमें जो है आवश्यकता पड़ने पर मान लो आपके पास स्थान है और परिवहन का ढंग है, ये सारी चीज़ें हैं, तो जो है भौतिक वितरण की जो है लागत क्या आएगी, कम आएगी। तो ये सारी चीज़ों को देख करके अपन जो है ये निर्णय ले सकते हैं कि भौतिक वितरण का निर्धारण करते समय जो है अपने को लागत, सेवा लागत जैसे कि मैंने आपको बताया है, और भौतिक वितरण लागत, दोनों ही लागतों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, जिससे कि जो है अच्छे से मैनेज किया जा सके। और जो अपना 2 उद्देश्य मैंने आपको बताया था, अधिकतम लाभ का उद्देश्य और उपभोक्ता को संतुष्टि का उद्देश्य, ये दोनों उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति जो है की जा सकती है। अदरवाइज़ जो है लागत बढ़ने से लाभ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और उपभोक्ता भी क्या है, संतुष्ट नहीं होगा। तो जितनी अच्छी जो है वितरण प्रणाली होगी उतना ही अच्छा जो है वस्तुएं जो हैं उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा सकती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने आपको जो है 3 चीज़ें बताई है। पहला तो भौतिक वितरण का वितरण माध्यम से क्या रिलेशन है, दोनों के बीच संबंध क्या है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि भौतिक वितरण प्रणाली का क्षेत्र क्या है, उसके अंग क्या है, और साथ ही साथ जो भौतिक वितरण व्यवस्था है इसको कौन कौन से जो तत्व हैं वो प्रभावित करते हैं, जैसे कि बाज़ार है, प्रोडक्ट है, वितरण माध्यम है, संसाधन समिति है और संगठन उपलब्धता है। ये तीनों चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें जो है भौतिक वितरण को प्रभावित करते हैं। सो स्टूडेंट आज का क्लास जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे ज़रूर बताएंगे, कोई भी आपको नोट्स भी चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताएंगे, जिससे मैं आपको नोट्स जो है वो उपलब्ध करा सकती हूँ। अगर कोई भी समझने में भी दिक्कत जा रही है तो मुझे बताएंगे। एंड अगर जो है वीडियो आपको समझ नहीं आ रहा है या उसमें कोई और चेंजेस करने हैं तो मुझे ज़रूर बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी स्टडी पर ध्यान रखिए, क्योंकि अभी जो वायरस जो चल रहा है, घर पर ही रहिए, सेफ़ रहिए और जो है अपना ध्यान जो है अपने पढ़ाई पर ज़्यादा लगाइए। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।